हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास की शुरुआत में एक गणित के सवाल से करने जा रहा हूं। जी हां, मैं आपको दे रहा हूं एक आसान सा गणित का सवाल। कक्षा 4 में पढ़ने वाले एक छात्र जिसका नाम मोनू है, उसने रिंग्स का एक पैकेट 5 रुपए में खरीदा। पैकेट को खरीदने के बाद उसने पैकेट को जब खोल करके देखा तो उसमें कुल 25 रिंग्स थे। अब उसके दिमाग में यह सवाल आया कि यदि 25 रिंग्स के 5 रुपए हैं तो एक रिंग्स के कितने पड़ेंगे। तो आपको सोच करके जवाब देना है कि एक रिंग्स का कितना दाम पड़ेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, जो कि होगा हमारा भाषा और चिंतन के ऊपर आधारित। इसके पहले भी सीटेट शिक्षक इस चैप्टर के ऊपर आ चुका है और उम्मीद है कि आप लोगों ने उस पर जरूर शिक्षक लगाया होगा। तो चलिए आज भी आप लोग इसी तरह से शिक्षक लगाइए। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस हैं, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। तीसरा ऑप्शन है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। सवाल है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु, यहाँ अवधारणात्मक परिवर्तन की बात की जा रही है। शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, या फिर बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित। यहाँ हतोत्साहित आ गया तो हतोत्साहित तो कभी नहीं करेंगे। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। व्याख्या प्रस्तुत करने से अवधारणाओं में परिवर्तन नहीं होगा। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाले व्याख्या देनी चाहिए। जी हाँ, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, तब जाकर के अवधारणाओं में परिवर्तन होगा शिक्षार्थियों में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी, समस्या, संसाधन, बाधा। जल्दी से सोचकर बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल था, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा, संसाधन। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, अर्थात मल्टीलिंगुअलिज्म यहाँ चलता है। एक बच्चा जो है अपने जिस परिवेश से आता है उस परिवेश की भाषा को लेकर के आता है और फिर विद्यालय में 2-3 भाषाएं अलग से पढ़ाई जाती हैं। तो इस प्रकार से भारत की जो कक्षाएं होती हैं वो बहुभाषी कक्षाएं होती हैं और शिक्षक के लिए वो एक संसाधन के रूप में, ना कि किसी समस्या या बाधा के रूप में है। क्योंकि शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को ज्यादा सरलता से समझ पाएंगे और साथ ही साथ बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होगा, क्योंकि उनका भाषाई विकास बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका संज्ञानात्मक विकास अपेक्षाकृत अच्छा होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है। ऑप्शंस हैं, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, सही सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना, समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। हम ध्वनि संरचना में हेरफेर कर सकते हैं क्या। जो ध्वनि की संरचना बना दी गई है उसमें हेरफेर बड़ा मुश्किल है। सही सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना, समझना व लिखना, ये सबसे सटीक लग रहा है। जानना, समझना व लिखना।
व्याकरण के नियमों में दक्ष होना नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक है, जानना, समझना व लिखना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो बढ़ते हैं आज के चौथे सवाल की ओर। हमारा चौथा सवाल है, भाषा विकास में सहयोग का कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शंस है, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ देखिए सवाल कहता है कि कौन सा तरीका गलत है। तो बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना ये तरीका सही है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना यह तरीका गलत है, उसके प्रयोगों का समर्थन करना यह तरीका सही है, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना भी सही है। तो जो गलत है वो हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। हमारा पांचवा सवाल है, भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा है? पहला है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित करना चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन शुरू किया जाए। कहता है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। बिल्कुल सही बात है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत ज्यादा है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 यानी कि प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सबसे उपयुक्त कथन को चुनना है। सर्वथा उपयुक्त, सबसे सटीक हमारा जो आंसर होगा उसे चुनना है। पहला ऑप्शन कहता है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। जैसे मान लिया जाए कि अगर विद्यालय में अंग्रेजी मीडियम है तो केवल अंग्रेजी भाषी बच्चों को ही दाखिला देना चाहिए। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कहा जाता है कि सभी बच्चे को विद्यालय में नामांकन देना है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सही लग रहा है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, किसी की उपेक्षा अध्यापक को नहीं करनी चाहिए। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित करना चाहिए। दंडित शब्द जहां आ जाता है उसे गलत ही करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी सवाल की ओर। हमारा आखिरी सवाल है, थ फ च ध्वनियां हैं स्वर्णिम रूपिम लेखिम शब्दिम। जल्दी से बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल 1 सेकंड में जवाब दिया होगा इसका। जिन लोगों ने डिटेल क्लास हमारा देखा है उन्हें बिल्कुल कंठस्थ याद होगा। ये जो है सबसे छोटी इकाई है तो ये स्वनिम है। स्वनिम सबसे छोटी इकाइयां होती हैं ए बी सी अ आ क ख ग। ये सब जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि की है उसे स्वनिम कहा जाता है। तो आज का ये 6वां एपिसोड यही पे समाप्त होता है, लेकिन मैंने इस क्लास के शुरू में आपसे एक सवाल पूछा था। 25 रिंग्स का 5 रुपया है तो 1 रिंग्स का दाम कितना पड़ेगा? तो उस चौथी क्लास के बच्चे ने किस प्रकार से 1 रिंग्स का दाम निकाला होगा, जरा इसे समझिए। तो यहाँ पे 25 रिंग्स हैं और 5 रुपये हैं। अगर इसको 5-5 रिंग्स में बांटा जाए
तो 5 रिंग्स का दाम 1 रुपये पड़ेगा। अब 5 रिंग्स का 1 रुपया है तो 1 रिंग्स का कितना पड़ेगा, तो उसे वह बांट लेगा फिर से, तो वह 20 पैसे पड़ेगा। 1 रिंग्स का दाम 20 पैसे पड़ेगा। तो ये जो उसने कैलकुलेशन किया, ये उसकी अपनी धारणा के आधार पर था। और आपने किस तरह का कैलकुलेशन किया, कि आपने किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया या फिर एक एक नियम का इस्तेमाल किया। अब उस बच्चे के दृष्टिकोण से समझना इस चीज को, और सीटेट में इसी चीज की जांच होती है। और आपके गणित के ऊपर भी मैं बहुत जल्द सवाल लेकर के आ रहा हूं, तो बने रहिए हमारे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।